नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप सी और डी वाला, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले भी एग्ज़ामों में इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे जो एग्ज़ाम होगा इसमें भी इनमें से आने की ज़रूर संभावना रहेगी। तो इस कारण से सभी महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इनमें से क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, या आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता इनमें से कौन सी है? तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन जो है इसमें ए वाला जो है माना गया है, अर्थात उत्तर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट सोचते हैं कि ये वाला नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में देखने को मिला है कि जो आपका पांचवा आंसर है वो भी लगभग जो देखने को मिला है। तो बात करें इस आंसर की, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, ये यहाँ पर इसमें जो प्रश्न है एक से अधिक है, क्योंकि दिए गए जो विकल्प है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसके जो आरंभिक स्थल है इनमें से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। और यहाँ की जो नगर विन्यास जो पत्ती थी वह जाल पत्ती पर आधारित थी, ग्रिड सिस्टम जिसे कह देते हैं। और यही शतरंज की बिसात की भांति होता है। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात अगर हम बात करें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, तो ये था 4:2:1 में। और ईंटों का उपयोग की बात करें तो इसमें कच्ची ईंटें रक्षा दीवार, चबूतर और सड़क बनाने में काम आती थी। पक्की ईंटें विशाल भवन और निर्माण बनाने में काम आती थी। फनीदार ईंट जल निकासी व्यवस्था में काम आती थी। अलंकृत जो ईंट होती थी वो एकमात्र कालीबंगा के फर्श में देखने को मिली है। और एक होती थी एल आकार की ईंट, तो मकान के किनारे जब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो जो कोने जो होते हैं किनारे, उसमें इस एल आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था। तो इस कारण से जो यहाँ पर इसमें ए जो है इसको माना गया है। उसके बाद है 9वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक इनमें से कौन थे? सर जमशेद जी, सर रुस्तम बेहराम जी, नवलजी टाटा, बेहराम जी एम मलबारी, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं? और यहाँ पर भी अगर हम आंसर को देखें तो ऑप्शन जो है डी वाला यहाँ पर माना गया है। तो ये थे बेहराम जी एम मलबारी। और ये जो बेहराम जी एम मलबारी जो है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, 19वीं सदी के, जिन्होंने सेवा सदन नामक समाज सुधार और मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में की थी, जिसके बाद में नौरोजी और फरंदोजी ने इसको आगे बढ़ाया था। तो ऑप्शन डी जो इसका रहेगा। उसके बाद है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है, हम्पी को पहली इनमें से किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, कर्नल कॉलिन मैकेजी, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं? यहाँ पर भी अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन डी जो इसमें माना गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी की पहली बार जो है कर्नल कॉलिन मैकेजी के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है हम्पी, तो इनके द्वारा इसको खोजा गया था। और कब खोजा गया था? तो ये खोजा गया था 1800 ईस्वी में। और हम्पी जो है मध्यकाल के विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा। और हम्पी मंदिरों की एक खूबसूरत श्रृंखला से भरा हुआ है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा गया है। और हम्पी का जो प्राचीन नाम है इसका नाम था हस्तिनावती।
उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध करता है, और इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उस उच्च न्यायालय से संबंधित राज्य के राज्यपाल और उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह करने के बाद की जाएगी। उसके बाद है राज्य के कार्यकारी प्रमुख इनमें से कौन है। मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या फिर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो राज्य का कार्यकारी जो प्रमुख है इनमें से माना गया है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख इनमें से कौन है। तो यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख जो है यहाँ पर राज्यपाल जो उसको माना गया है। तो राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, और राज्यपाल नाममात्र के मुखिया के रूप में कार्य करता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए की जाती है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। राज्यपाल एक राज्य के मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो राज्यपाल है ये माना गया है। राज्य में राज्यपाल और सेंटर में राष्ट्रपति होता है। उसके बाद है रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी किए हैं। 96, 51, 74, उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इन्होंने 1996 से महात्मा गांधी श्रृंखला वाले नोट ये जारी किए थे, और इस श्रृंखला में 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के नोट जारी हुए थे। उसके बाद है अर्थव्यवस्था के प्रकारों को उदाहरण से यहाँ पर मिलाइए। तो मिलान करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम मिलान करेंगे तो इसमें ऑप्शन सी को माना गया है। अब सी को मिलान करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पारंपरिक अवस्था, इसका संबंध जो है अफ्रीका के आदिवासियों से माना गया है। उसके बाद है शासित अर्थव्यवस्था का संबंध चीन से है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का संबंध हांगकांग से है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका संबंध जो है ऑप्शन बी इंडिया से माना गया है। उसके बाद है द्रव्यमान m और लंबाई वाली एक पतली समान छड़ का जड़ता गुरुत्व जड़ के केंद्र से इसके लंबवत एक दूरी पर एक है। तो इसके अंतिम बिंदु से इसका जड़ता गुरुत्व कितना होगा। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी जो है इसका माना गया है। नेक्स्ट है शीतल पेय। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है। एसिटिक, कार्बनिक, फॉर्मिक या कोबोलिक एसिड। तो ठंडा जो है कोल्ड ड्रिंक इसमें एसिड, और इसमें जो होता है ऑप्शन सी वाला कार्बनिक एसिड जो यहाँ पर इसमें माना गया है। इसमें कार्बनिक एसिड और साइट्रिक, फास्फोरिक ये होते हैं। शीतल पेय जो होता है इसका pH मान होता है 2.4 से लेकर 3.5 तक। तो 2.4 से 3.5 तक इसका pH मान माना गया है।
उसके बाद है शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, कार्बन, शीशा, अभ्रक, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला है, तो इसमें ग्रेफाइट जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण यह विद्युत का सुचालक है और पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है डैश में बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है। फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आर्थ्रोपोडा, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो किसमें बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए जो माना गया है फंगस। तो कवक जैसे राइजोप्स, म्यूकोर आदि बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं और यह एक सामान्य ब्रेड मोल्ड प्लांट या राइजोपास फंगस है और जीवाणु बनकर प्रजनन करता है। तो फंगस जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद है एक डैश छोटे डाटा सुरक्षा आक्रमण की एक श्रृंखला है जो एक साथ बड़े आक्रमण में परिणत होती है। फिशिंग, डॉक्सिंग, IPR, इस्लामी आक्रमण, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है फिशिंग इसको कहा गया है। तो एक फिशिंग छोटे डाटा सुरक्षा आक्रमण की एक श्रृंखला होती है जो एक साथ बड़े आक्रमण में बदल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो संचार है, फिशिंग मेल आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी और एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा दान कर उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का वितरण जैसी विभिन्न जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। और आमतौर पर फिशिंग ईमेल, स्पूफिंग या त्वरित संदेश द्वारा किया जाता है। इस प्रकार फिशिंग छोटे डाटा सुरक्षा आक्रमण की एक श्रृंखला है जो एक साथ बड़े आक्रमण में परिणत हो जाती है। तो पहले किसी को ईमेल किया जाता है और किसी लिंक पर उनसे क्लिक किया जाता है, उसके बाद जितनी भी सूचनाएं हैं वो उनकी हैक कर लेते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप डैश चुनते हैं तो उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिजाइन का उपयोग करके जिसमें एक स्लाइड शामिल है एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित करता है। टूल बार, मेनू बार, डिजाइन टेम्पलेट, स्टेटस बार, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला जो है इसको माना गया है। तो डिजाइन टेम्पलेट इसको कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप डिजाइन टेम्पलेट चुनते हैं तो उपयोगकर्ता के द्वारा चुने गए डिजाइन या उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिजाइन का उपयोग करके जिसमें एक स्लाइड शामिल है एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित करता है। और यह एक प्रस्तुति और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित की गई है। तो ये डिजाइन टेम्पलेट जो इसका आएगा यहाँ पर। कई बार क्वेश्चन जो होता है उसी में आंसर छुपा होता है। तो डिजाइन टेम्पलेट। उसके बाद अब महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की थी। संतोष यादव, सुनीता शर्मा, ममता खरब, मल्लेश्वरी, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो महिला पर्वत आरोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। और देखें तो इनमें ये ऑप्शन ए वाले हैं संतोष यादव। 1969 में इनका जन्म हुआ था। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उप अधीक्षक संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला जिन्होंने 1848 मीटर एवरेस्ट पर 2 बार 1992 और 93 में लगातार इस चोटी पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद है भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है? 7500, 2000, 10,000, 1500, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो लगभग है यहाँ पर, लगभग में ज़्यादा भी हो सकता है कम भी। तो 7500 किलोमीटर है। वैसे 7516.6 किलोमीटर जो इसको माना गया है, जिसमें से 6100 किलोमीटर समुद्र तट मुख्य भूमि पर और 6.6 किलोमीटर भारतीय द्वीपों के तटीय किनारे हैं। और समुद्र तट के किनारे पर कुल 13 जिसमें 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किनका शासन था? महादजीत सिंधिया, माधवराव सिंधिया, राजा उमेद सिंह, राजा जी सिंधिया, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किनका शासन था? शासन की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर माना गया है। तो महादजी
सिंधिया इनका शासन था। और महादजी सिंधिया ग्वालियर के शासक जय थे। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 के बाद मराठों के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ है? फरीदाबाद, कैथल, पानीपत, करनाल या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ है? और यह हरियाणा में माना गया है ऑप्शन बी कैथल में। थे पोलर ये एक प्राचीन गांव माना गया है जो हरियाणा के कैथल जिले में है। और यह गांव महाभारत के युद्ध के दौरान तबाह हो गया था। उसके बाद है कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? भरत, मौर्य, गुप्त या लोधी वंश, या आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? हरियाणा से संबंधित जो ऑप्शन ए वाला माना गया है भरत वंश। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था 1054, 14, 1492, 1263 या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। और इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो 1014 में। और 1025 जो है उसमें ये जो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था उस पर इनके द्वारा आक्रमण किया गया था, जो इनके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और 17 बार जो है भारत पर आक्रमण इनके द्वारा किया गया है। उसके बाद हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ जिनमें निम्न में से किस राज्य की राजधानी रहा है? तो ये लोहगढ़ महाराणा रणजीत सिंह, यादविंदर सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो माना गया ऑप्शन सी वाला बाबा बंदा सिंह बहादुर। और ये जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है इनका जन्म हुआ था वर्ष 1670 में। राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। सिख योद्धा थे जिन्हें गुरु गोविंद सिंह से मिलने के बाद मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है। और जब उन्होंने पंजाब में अपना अधिकार स्थापित किया था तो उनके सबसे प्रमुख कार्यों में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और भूमि पर कार्य करने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना था। इसके अलावा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर सिखों में एकता का प्रयास किया था। और साथ ही मुखलिसगढ़ का नाम बदलकर लोहगढ़ कर दिया था। तो ये पहले मुखलिसगढ़ इसका नाम था जो बाद में लोहगढ़ कर दिया गया था, जो कि वर्ष 1710 से 1716 के बीच राज्य की राजधानी बना था। और 1715 में बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को मुगल शासकों के द्वारा कैद कर लिया गया और 1716 में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सौरिभ, बिभीरा, सौरिस्का, सिरसवा, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है हमारा डी वाला रहेगा, तो सरिस्का जो है इसको कहा जाता था। स्थानीय जो परंपरा उनके अनुसार सरस नाम के एक अज्ञात राजा ने 7वीं शताब्दी में शहर की स्थापना की थी और एक किले का निर्माण किया था। और एक अन्य परंपरा रही है तो जिसमें इनके नाम की उत्पत्ति एक जो पवित्र नदी है सरस्वती उससे मानी गई है, जो कि इनके निकट थी। और मध्यकालीन काल के दौरान शहर को सारस्वती के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापट्टन भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम इनके जाने गए हैं। उसके बाद हरियाणा राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी जो यहाँ पर इसमें हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र के अनुसार जो जिला है वो सिरसा है। और सबसे लास्ट का जो था ये 22वें नंबर का ये था चरखी दादरी। उसके बाद है इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है हिमाचल प्रदेश।
और ये क्वेश्चन जो हाल ही में आया हुआ था, कितने राज्य हरियाणा की सीमा से लगते हैं, तो उसमें 5 ऑप्शन जो है सही था, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जो ये माने गए हैं। उसके बाद है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। ये भी जो क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में आया हुआ था, जो हाल ही में टीजीटी वाली वैकेंसी थी, और इसमें जो सी आंसर था ऑप्शन कहाँ गया, ये ऑप्शन 44,212 किलोमीटर, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है 1.34%। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा सिरसा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, और सबसे छोटा फरीदाबाद है। उसके बाद है भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है। तो भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है, सिरसा, हिसार, रोहतक या उपयुक्त सभी के लिए। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो कौन सा है, यहाँ पर इन सभी को माना गया है। भाखड़ा नगर बांध जो इसकी शुरुआती निर्माण कार्य जो हुआ था, ये हुआ था 1946 में, और 17 नवंबर 1955 को तत्काल उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी उपस्थिति में कंक्रीट के द्वारा बांध का निर्माण कार्य चालू किया गया, और इसका निर्माण अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1963 में पूर्ण हुआ था। और भाखड़ा नहर प्रणाली हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 27.41 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द आता है, तो ये पीएसटी क्या है, जो पुलिस वाला एग्ज़ाम देते हैं उन्हें तो इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर माना गया है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद है हरियाणा में जिलों की संख्या है 16, 17, 18 या फिर 21। हरियाणा में जिले कितने हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जा हो जाएगा, क्योंकि ये 22 है, क्योंकि चरखी दादरी बना था सबसे लास्ट। उसके बाद हरियाणा में जो मंडल है वो कितने हैं, और पहले तो 4 थे, अब जो है यहाँ पर ऑप्शन बी 6 ये हो गए हैं। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल। उसके बाद है डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से नंबर के गवर्नर थे, 22वें, 25वें, 23वें या 21वें। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन जो है सी वाला इसमें रहेगा, तो कौन से थे, 23वें नंबर के थे। और 22वें नंबर के डी सुब्बाराव थे, और 21वें नंबर के वेणुगोपाल रेड्डी, और 25वें नंबर के अब कौन है। तो अब जो है 25वें नंबर के हैं, तो कौन है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद है सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आता है, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक या फिर पानीपत। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला है, तो ये महेंद्रगढ़ है। अगर एग्ज़ाम में महेंद्रगढ़ ना हो तो वहाँ पर रेवाड़ी, सिरसा, भिवानी, झज्जर या मेवात, इनमें से कोई जोड़ दिया गया होगा। वैसे सबसे पहले नंबर पर महेंद्रगढ़ है खनिजों के मामले में भी। उसके बाद हरियाणा को कहा जाता है पवित्र राज्य, मंदिरों की भूमि, फूलों की, भारत की गेहूं की टोकरी, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो इसमें ऑप्शन है हमारा डी वाला रहेगा, तो गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब देश में होता है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, इसलिए भारत में गेहूं की टोकरी इसको कहा गया है। उसके बाद है हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध कौन से खेल से है, भारोत्तोलन, पर्वतारोहण, दौड़, कुश्ती या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये पर्वत आरोहण से है।
और हरियाणा का जो रेवाड़ी ज़िला है इसमें गुज्जर माजरी नामक एक गांव है, तो वहां से इनका संबंध माना गया है। और 20 मई 2011 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इनके द्वारा तिरंगा फहराया गया था। उसके बाद है निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? विक्रमादित्य, द्रोणाचार्य, महाराणा प्रताप, एकलव्य या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है हमारा जो सी वाला इसमें माना गया है महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो खेलों में आजीवन योगदान के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है? जो 1873 में बना था। अम्बाला, रेवाड़ी, सिरसा, हांसी या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और इनमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये था रेवाड़ी में, जिसकी स्थापना हुई थी 1873 में। 82 किलोमीटर के बाद भारत में मीटर गेज रेलवे ट्रैक पर पहला वाणिज्यिक राजपूताना स्टेट रेलवे द्वारा 1872 में दिल्ली से रेवाड़ी तक इसको बिछाया गया था। तो ये रेवाड़ी जो स्टेशन है ये आपने याद रखना है। उसके बाद है नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले से ये संबंधित है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो राजा नाहर सिंह का संबंध देख सकते हैं आप कहाँ से है। तो ये जो रेवाड़ी ज़िले में है। और ये जो अभयारण्य है 522 एकड़ में फैला हुआ है और दुजाना के नवाब की पुरानी चरगाह भूमि इसको माना गया है। और 1987 में अभयारण्य के रूप में घोषित होने से पहले इस क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद है गरोंडा जो नगर है ये किस जिले में है? करनाल, कैथल, पानीपत, जींद या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम हुआ था, शायद क्लर्क वाला एग्ज़ाम था 2018, 16 या 18 शायद वगैरह। तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन जो उस समय आया हुआ था ये गरोंडा। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है। तो ये करनाल जो है इसके अंतर्गत इसको माना गया है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 44 वहाँ से गुजरता है। उसके बाद है हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के 25 पर शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तक के पढ़ने के लिए खोए महात्मा को संबोधन से है। तो ये क्या है, यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है और सही जो है इनमें कौन से वाला है। और यहाँ पर जो सही है ऑप्शन सी को माना गया है। तो दोनों ही सही है। यहाँ पर यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी और यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के 25 पर शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के लिए महात्मा का संबोधन से है। उसके बाद है छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? आगरा, चेरापूंजी, न्यूयॉर्क या टेक्सास? उत्तर नहीं देना चाहते हैं। छछरौली को जैसे चेरापूंजी है या माओ राम है, जहाँ पर अब तो पहले तो चेरापूंजी था, अब तो माओ राम है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो ये छछरौली, यहाँ पर इसमें जैसे आंसर रहेगा इसका ये वाला चेरापूंजी हो या फिर माओ राम हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा जो वहीं पर होती है। उसके बाद हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा जो है इसका संबंध बताना है किससे है? माँ दुर्गा के गुणगान से, स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ऑपरेशन दुर्गा का संबंध बताना है किससे है और इनका जो संबंध है महिलाओं की सुरक्षा से माना गया है। ये जो राज्य के जो स्कूल है, विश्वविद्यालय है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन पर जो शरारती तत्व जो घूमते हैं उनसे जो है लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इनको शुरू किया गया था। उसके बाद संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई थी? 24 मई 2021, 26 जनवरी, 14 मई, 15 अगस्त या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। संजीवनी परियोजना और इस परियोजना का जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है 24 मई 2021 को। तो इस परियोजना में
19 के जो हल्के से मध्यम लक्षणों वाले मरीजों की देखभाल तुरंत उनके घर पर ही की जाएगी। इससे उन्हें इलाज के लिए घर से नहीं निकलना होगा और नहीं अस्पताल जाना पड़ेगा, और साथ ही उसके जो है उनके ऊपर अस्पताल जो है उनका दबाव भी कम होगा। तो इसलिए जो है इसको उस समय शुरू किया गया था। तो ये कोविड-19 महामारी जो फैली हुई थी उस समय की है। उसके बाद दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। ये एक द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समुदायवाचक है, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें बताना है ये किस प्रकार का है। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है हमारा सी वाला देख लेते हैं। तो भाववाचक जो यहाँ पर इसको माना गया है, सुंदरता। उसके बाद है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही कौन से वाला है। और इनमें जो यहाँ पर सही देखे तो जो ऑप्शन बी वाला है आनुषंगिक इसको माना गया है। उसके बाद है प्राण शब्द। इसमें वचन प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ये प्राण बताना है कौन सा वाला है, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन सा है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी रहेगा, तो इसको बहुवचन माना गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं देखने में एक वचन लगते हैं लेकिन होते हुए बहुवचन है। उसके बाद है इनमें से योजक चिन्ह कौन से वाला है। तो ये 4 ऑप्शन है, योजक चिन्ह आपने बताना है कौन से वाला है। तो योजक चिन्ह की बात करें तो ऑप्शन बी वाला है। एक होता है छोटा सा या इस प्रकार का डंडा, और एक होता है इस प्रकार से लंबे वाला। तो ये जो छोटे वाला है इसको योजक चिन्ह माना गया है। जो शब्द दिए गए तो उनको जोड़ने के लिए, जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, दिन, रात, तो इनके बीच में जो छोटा सा जो डंडा सा लगा होता है, धीरे धीरे, सीता, राम, दिन, रात, सुख, दुख, तो इस प्रकार से जो होते हैं। उसके बाद इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। प्रयोग, प्रस्ताव, ममता, प्रतिमा, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो उपसर्ग बताना है, उपसर्ग सहित वाला कौन सा है जिसमें उपसर्ग लगा हो। और इनमें जो उपसर्ग लगा है ऑप्शन ए वाले में प्रयोग। उसके बाद है अत्याचार का जब हम संधि विच्छेद बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा। तो इसको जो बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा, अति प्लस में आचार। ये जो अति में जो ई है इसको या हो जाता है, यण संधि कह सकते हैं। तो उसमें जाए होता है यण संधि में, ई को या, उकोवा, रिकोला, रिकोला इसमें होते हैं। उसके बाद है चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है। प्रायः है, इसलिए, जबकि, क्योंकि, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो जो जहाँ पर चूंकि लगे हो तो उसके दूसरा उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य जो यहाँ पर बनेगा फिर ये ऑप्शन बी वाले से बनेगा, इसलिए, क्योंकि राम ने मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया। वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर उलझ भी सकते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर इसमें आएगा। उसके बाद है इनमें से कौन सा तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत का है वैसे लिखा पढ़ा बोला जाएगा, तो वो होता है तत्सम। और एक होता है तद्भव। तद्भव होता है जो संस्कृत का शब्द है जब हम उसकी हिंदी में उसे बदलते हैं तो वो होगा तद्भव। तो संस्कृत वाला बताना है यहाँ पर इनमें कौन सा है। और जो ऑप्शन सी में है अंक, तो यही है अंक, जो इसका होता है गोद। उसके बाद है इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अनुसंधान है, जिज्ञासा, इच्छा पूर्ति, तलाश, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो खोज का अनेकार्थी यहाँ पर नहीं है, जो ऑप्शन डी में है, इच्छा पूर्ति। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है, मतलब इसका उल्टा है, विपरीत है। पृथ्वी, साहित्य, इतिहास, या
खगोल। तो भूगोल का क्या होता है? खगोल होता है। खगोल मतलब जो अंतरिक्ष है। अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? शीघ्र मदद करना, बहाना बनाना, परेशान करना, मरने के करीब होना या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है इसका माना गया है। अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाने बनाना। उसके बाद इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तुमको मैं कैसे समझाऊं। और अब जो यहाँ पर कुछ जो रीजनिंग जो है, तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन जो है उनको भी देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। जैसे तोता है, तोता हरा, ऐसे ही कौवा। तो कौवे का संबंध बताना है किससे है। और आसान क्वेश्चन है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला है। जैसे तोता हरे कलर का होता है, ऐसे कौवा कैसा है? काला होता है। वैसे सफ़ेद कौवा भी देखने को मिला, लेकिन वो बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन होता सफ़ेद भी है। नेक्स्ट है, यदि SAM का अर्थ BEN का जैम और जैम का अर्थ REN है तो BEN का क्या अर्थ होगा? तो इसका जो होगा ऑप्शन बी वाला होगा। तो आपने बना लेने हैं। जैसे सैम है, इसका कौन सा है? बैन है। बैन का कौन सा है? जैम है। ऐसे ही जैम का JAM REN। और फिर जो BEN है इसका आपने बताना है। तो BEN का क्या होगा? तो जैम ये हो जाएगा। उसके बाद एक निश्चित जो कोड है इसमें AT को AA के रूप में लिखा जाता है। तो IN को कैसे लिखा जाएगा? तो AT को जैसे AA और TT लिखा, ऐसे ही जब हम IN को लिखेंगे तो कौन सा बनेगा? तो जैसे A का क्या AA हो गया, T का TT हो गया, ऐसे I का II हो जाएगा और N का NN हो जाएगा। तो यही बन जाएगा इसका। उसके बाद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ATS CUT EVU। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा? और यहाँ पर जो क्रम चल रहा है ऐसे चल रहा है, A B C, उसके बाद C D E, T U V, A C E, ऐसे S T U, फिर आगे क्या होगा? V। तो जब हम इस तरीके से इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला GW V। उसके बाद है यहाँ पर कुछ श्रृंखलाएँ दी गई हैं और आगामी संख्या इसमें कौन से वाली आएगी? और यहाँ पर जो इसमें श्रृंखला जो आई है, जो ऑप्शन डी वाली है, 7 5 8 यहाँ पर इसका आएगा। श्रृंखला जो है इसमें एकांतर क्रम में आगे से पीछे से एक संख्या लुप्त होती जा रही है। इस प्रकार पीछे से एक संख्या लुप्त होकर अगली संख्या विकल्प डी वाली यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद है दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प दिए गए सेट
67, 71, 59, 97, 89 के तत्वों जैसी गुण को साझा नहीं करेगा। और इसमें है ऑप्शन डी वाला, तो ये 39 है। तो 47, 43 और 37 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य, क्योंकि ये किसी भी टेबल में नहीं आती हैं। उसके बाद है वर्णमाला में स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, विषम विकल्प आपने बताना है। जैसे TUF, YZA, OPK, WVJ उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है WVJ, यहाँ पर इसको माना गया है। उसके बाद है नीचे दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष 1 और 2, 3 दिए गए हैं। यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सर्वज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती हो। और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं, तो यहाँ पर महिलाएं बना लेना है। महिलाएं क्या है, कमज़ोर है। तो कितनी है, कुछ है, थोड़ा सा ये हिस्सा है कमज़ोर होने का। और कुछ कमज़ोर स्त्री है, तो कुछ यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा, कुछ कमज़ोर क्या है, स्त्री है। सभी स्त्रियां लोहो है, तो कौन सा है, सभी स्त्रियां। तो ये स्त्री है, तो सभी है, तो सभी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी स्त्रियां क्या है, लोहो। सभी लोहा सोना है, और ये जो लोहा है ये सभी क्या है, सोना है, ये सोना हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुछ कमज़ोर लोहा है, कुछ सोना कमज़ोर है, कुछ महिलाएं स्त्री हैं। तो कौन से वाला यहाँ पर इसका सही है, अनुसरण कौन से वाला करेगा इसमें से। और यहाँ पर जो करेगा ऑप्शन सी वाला करेगा, केवल 1 और 2 ही अनुसरण यहाँ पर करते हैं। तो कुछ कमज़ोर लोहे हैं, तो कुछ कमज़ोर लोहे, और कुछ सोना कमज़ोर है, सोना कमज़ोर है, क्योंकि ये इसका कुछ हिस्सा है। कमज़ोर जाए लोहर सोना इनका हिस्सा माना गया है। उसके बाद है PK का पिता है, JX की भतीजी है, RJ की माँ है, KX का भाई है, PK केवल 2 बच्चे हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर इनमें सही है। तो यहाँ पर जब हम इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं अपने स्वयं के ऊपर बनाकर देखने हैं, तो ऑप्शन सी वाला बनेगा, PX का पिता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका कुछ डायग्राम बनेगा, ये यहाँ पर P और यहाँ पर है PK का पिता, ये P है और यहाँ पर K हो जाएगा, और JX की भतीजी है, और यहाँ पर J हो जाएगा, J, और किसकी है, X की है, यहाँ पर X हो जाएगा। R J की माँ है, तो यहाँ पर R हो जाएगा, R J की माँ है। और उसके बाद K X का भाई है, ये जो है यहाँ पर K, ये X का भाई, और P के केवल 2 बच्चे हैं, P जो है इसके 2 बच्चे हैं, क्योंकि ये भाई है और ये पुत्री है। तो P जो है यहाँ पर ये पिता, तो P X का पिता है, P जो है X का पिता है, इसके 2 बच्चे हैं।
उसके बाद है नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो दायां बायां जो आपको पता होना चाहिए, आप अपने हाथ से खब्बा सज्जा देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तब आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर दी गई जो श्रृंखला इसमें दाईं ओर से चौथे अक्षर और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच, तो यहाँ से भी चौथा, यहाँ से देख लेते हैं, तो दाईं ओर से चौथा, यहाँ से चौथा 1 2 3 4 ये हो जाएगा, कौन सा होगा टी, और बाईं साइड से भी चौथा 1 2 3 4 तो ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, दाईं ओर से चौथा और बाईं ओर से भी चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर है। तो ये जो बीच वाले हैं, ये जो यहाँ पर आए हैं, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये कितने हैं, तो बस यही गिन लेने हैं। तो ऑप्शन सी जायज़ का आ जाएगा 12। उसके बाद है विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द DENAIT अक्षरों से किसी भी अक्षर का कितनी भी बार उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो कुछ यहाँ पर वर्ड जो आए हैं इनसे बनाया जा सकता है, तो कौन से वाला है। और यहाँ पर जो बनाया जा सकता है ऑप्शन ए वाला इसमें बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो अक्षर दिए गए ये आपने इनमें देख लेना है कि कौन से में ये आए हैं, कौन से में नहीं आए हैं। उसके बाद आ जाता है 6 दोस्त है यहाँ पर रवि, काव्य, महिमा, गीता, मोहन, नेहा एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर भी आपने वैसे ही जैसे बैठे हैं वैसी लाइनें लगा लेनी है। कितने हैं, 6 दोस्त है तो 6 लाइनें लगा लेनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो जैसे जैसे बैठे हैं वैसे वैसे आपने भी इनको बैठाते हुए चला जाना है। दाएं बाएं वाला हमने अभी क्वेश्चन में किया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला, तो ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें जैसे आप बैठोगे स्क्रीन के सामने, या तो जो आपका राइट हैंड है वो राइट साइड में, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में, तो वैसे ही देख लेना है। और जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो सबसे पहले फिर कौन आएगी, यहाँ पर आएगी महिमा, और उसके बाद आएगी काव्य, यहाँ से रख लेते हैं काव्य, उसके बाद आएगी गीता, उसके बाद आएगा मोहन, उसके बाद आएगी नेहा और उसके बाद आएगा रवि। तो ऐसे ही आपने इनको रखते हुए देख लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है। तो बाएं साइड से, तो बाएं साइड कौन सी है, ये वाली साइड है। तो इस साइड से 5वें नंबर पर कौन है, तो 5वां नंबर देख सकते हैं कौन है, तो एन वाली है, मतलब नेहा। उसके बाद है फलों की एक दुकान में केवल 2 प्रकार के फल हैं जिनके नाम संतरे और आम हैं। संतरों की संख्या आमों की संख्या की 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान में फलों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। तो वही बतानी है आपने यहाँ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो मान के आपने करने हैं। तो माना क्या हो जाएगा, जो आम है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। संतरे कितने हैं, 3 गुना है तो इनकी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। फिर कुल फल कितने हैं, जिसमें आम, ये से आम और संतरा ये वाले हो जाएंगे प्लस में। उसके बाद कितना है, आम x है और संतरे कितने हैं, 3x है, तो कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला इसका हो जाएगा, क्योंकि 42/4 से भाग नहीं होती है। उसके बाद डोली की ऊंचाई चंद्र और फराज से ज़्यादा है। आनंद की ऊंचाई फराज से कम है, चंद्र की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डोली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंद्र की ऊंचाई फराज की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से कौन सा तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आपने चाहे तो अपने अनुसार आप कैसे भी इसको लगा सकते हैं, चाहे तो बड़े छोटे वाला देख लो या फिर इस प्रकार से लाइन लगा लो ऊंचाई के अनुसार।
तो जब हम इनके अनुसार जो बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा इसमें डोली, और फिर यहाँ पर हो जाएगा चंद्रा और तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे है ये डोली, बड़े कृषाण, चंद्रा और फराहा। उसके बाद फराहा बड़ी आनंद से, चंद्रा बड़ा है आनंद से, और भरत बड़ा है डोली से। तो या फिर इसमें जो यहाँ पर जब हम इसका बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये ऐसे भी आप देख सकते हैं इसमें। तो भरत डोली, चंद्रा, फराहा और आनंद। तो तीसरा ऊंचा व्यक्ति जो है यहाँ पर कौन सा है, तो ये वाला है। तो कौन सा है, ये चंद्रा है। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है, चाहे तो ऐसे आप रख के देख लो या फिर इस प्रकार से आप रख के देख लो, तो आंसर जो आपका बन जाएगा। उसके बाद रोहित, रोहन, रानी तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ में 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत में 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच में 4 छत्र है। रोहन और रोहित के बीच में 4 छत्र है। अगर रानी आरंभ से 20वें स्थान पर है तो कतार के अंत से रोहन का स्थान बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर भी ऐसे जैसे बैठे हैं या खड़े हैं वैसे बना लेना आपने। तो इसमें जो 9वें जो स्थान है इस पर कौन है, रोहित होगा, रोहित। और उसके बाद जो 14वां जो स्थान है, 14वें स्थान पर कौन है, रानी है। तो बीच में जो है यहाँ पर कौन होगा, रोहन जाए हो जाएगा। तो जिसमें 14, 4 और प्लस में 1, तो 14, 4, 18 और 1, 19। तो 19वां स्थान जो है यहाँ पर कतार के अंत से रोहन का माना गया है। तो ऑप्शन बी जाए इसका माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।